जैन कुरैशी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने मुझे सरदारी स्पीच पे बात करने का मौका दिया। जनाब स्पीकर, जब सदर पाकिस्तान यहाँ पर तशरीफ लाए और इस डाइस पे खड़े होकर अपनी तकरीर कर रहे थे, बड़ी गौर से मैं उनकी तकरीर सुन रहा था और आपने फरमाया कि आइन और कानून की बालादस्ती पहला काम होना चाहिए। सितम ज़रीफ़ी जनाब स्पीकर ये है कि आज इस मुल्क में जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहा है, आज जो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की और जमहूरियत का पहकर बन गया है, सिंबल बन गया है, आज वो पाबंद सिलासिल है और हमें भाषण मिल रहे हैं उन लोगों से जो खुद फॉर्म 47 की पैदावार है। सितम ज़रीफ़ी सर ये है, सितम ज़रीफ़ी ये है कि खुद फॉर्म 47 पे बनने वाले आज हमें भाषण दे रहे हैं कि जमहूरियत क्या होती है। बिलावल भुट्टो साहब ने यहां पर बड़े तारीखी जुमला मेरे समझ में कहा, जब बिलावल साहब ने कहा डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब वाकई ही मानते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, लेकिन अफसोस इस बात का कि इस इलेजिटिमेट हुकूमत का हिस्सा बनकर आज जरदारी साहब या बिलावल साहब जितनी डेमोक्रेसी को बेस्ट रिवेंज समझे, फॉर्म 47 का जो धब्बा इन पर लग गया ये धो नहीं पाएंगे। कसूर किसी और का, नैरेटिव किसी और का खराब हो रहा है। जनाब स्पीकर, सदर साहब आए, सदर साहब ने बात की अपनी कुर्बानियों की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और उनकी अपनी फैमिली ने आइन और कानून के लिए क्या किरदार अदा किया। सर, मैं ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों को फरामोश कर रहा हूँ, ना मैं जरदारी साहब की कुर्बानियों को फरामोश कर रहा हूँ, और यकीनन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपनी जान दी इस मुल्क की खातिर और उसकी डेमोक्रेसी की खातिर। जब जरदारी साहब ये तकरीर कर रहे हैं तो वो दिल में तो सोचते होंगे कि हम तो डेमोक्रेसी को बेस्ट रिवेंज कहने वाले थे, आके हम खड़े किनके साथ हो गए जो 16 सीटों की जमात आज मुल्क में हुकूमत कर रही है। आज वो जमात जिसको आवाम ने मुस्तरद किया हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई है, तो वो जो बयानिया था डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, आज उस बयानिए की भी धज्जियां उड़ गई। जनाब स्पीकर, मेरी जमात ने, मेरे कायद ने भी आइन और कानून के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। मेरे लीडर ने अपने खून का नजराना दिया, 4 गोलियां खाई इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को बचाने के लिए, इस मुल्क में डेमोक्रेसी का राइज रखने के लिए। सर, मेरा वालिद 40 साल इन ऐवानों का हिस्सा रहा। माई फादर हैज बीन इलेक्टेड टू दिस पार्लियामेंट्स 11 टाइम्स। एक FIR मेरे वालिद पे कभी नहीं कटी। आज मेरा वालिद 10 साल की कैद काट रहा है, किस लिए? आइन और जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। सर, हमने भी, ये जितने मेंबर यहां पर मेरे साथ बैठे हैं, इन सब ने रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए कुर्बानियां दी हैं। अपने घरों से दूर रहे हैं, अपने बच्चों से दूर रहे हैं, 10-10 महीनों की इन्होंने जलावतनी काटी है, अपने घरों से दूर रहे हैं। ये हैं असल चैंपियंस डेमोक्रेसी के। सर, मैंने आज से पहले कभी यह बात नहीं की, मैं 9 मई पे भी अभी आऊंगा, लेकिन मैं 9 मई का मेरा किरदार क्या था? 9 मई को सर मैं और शाह महमूद कुरैशी आगा खान अस्पताल में मौजूद थे। मेरी वालदा की सर 4 सर्जरीज हुई और अल्लाह ताला ने उनको दूसरी जिंदगी बख्शी। मेरी वालदा अस्पताल में, वालिद जेल में, मैं मफरूर 42 पर्चों के बावजूद। सर, हम लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं आइन और कानून के लिए, हमने भी कुर्बानियां दी हैं रूल ऑफ लॉ के लिए। तो हमें भाषण कम से कम वो तो ना दें जिन्होंने आइन का, कानून का टोटे टोटे किए हैं, जिन्होंने लोगों की चादर 4 दीवारी को पामाल की है, जिन्होंने, जैसे अभी जरताज गुल साहबा ने फरमाया, जिन्होंने हमारी माओ और बहनों के गिरबान में हाथ डाले हैं, वो कम से कम हमें जो है डेमोक्रेसी की का भाषण ना दें। सर जी, यहां पर अगर जनाब स्पीकर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जिक्र ना करूं तो बहुत बड़ा मैं उनके साथ ज्यादती करूंगा। हमने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन और हमारे कायदीन
आग का दरिया अबूर करके उन्होंने 8 तारीख को हमें वोट दिया। जिस तरीके से सर हमने ये इलेक्शन लड़े ये हम जानते हैं। अगर मैं आपको उसका एक छोटा सा अपना ही एक्सपीरियंस बता दूं तो सर अर्ज ये है कि मीडिया ने ये दिखाया कि मेरे प्रपोजर्स और सेकेंडर्स को आरओ के दफ्तर से उठाया गया, मीडिया और कैमरे की मौजूदगी में उठाया गया, मेरे जाती मुलाजमीन को, मेरे लॉयर्स को और मेरे दोस्तों को जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, उनके घरों में घुस के अरेस्ट किया गया, उनको अबडक्ट किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। वजह सिर्फ ये थी कि ज़ैन कुरैशी के नॉमिनेशन पेपर ना दायर हो जाए, वो इलेक्शन ना लड़ लें। सर हमारा निशान हमसे ले लिया गया, हमारी पार्टी की आला क़यादत को पाबंद सिलासिल कर दिया गया, हमें अपने हलकों में ना जाने दिया गया। आज सर मैं NA 150 की आवाम को सलाम पेश करता हूं। मैंने सर एक दिन कैंपेन नहीं की, मैं हलके में नहीं जा सका। मैं जैसे ही यहाँ पे उमर अयूब साहब ने बात की कि खलाई मखलूक को दुनिया ढूंढती फिरती है, सर आधे पाकिस्तान की खलाई मखलूक मेरे पीछे पड़ी हुई थी मुल्तान में, हलके में मैं नहीं जा सका, निशान मुझसे ले लिया गया, जूते का निशान मुझे दिया गया जनाब स्पीकर, अपनी तरफ से तजलील करने के लिए। जूते के निशान पे मैंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन ये इमरान खान का दिया हुआ शऊर था, ये इमरान खान का दिया हुआ जज्बा था कि 1,66,000 वोट देके मुझे मुल्तान के अवाम ने मुंतखब किया। 50,000 की लीड से जूता पड़ा इनको। जनाब स्पीकर, हमारा मैंडेट चुराया गया, एक मरतबा नहीं 3 मरतबा चुराया गया। 8 फरवरी को हमारे मैंडेट पर डाका डाला, रिजर्व सीट्स के अंदर हमारे मैंडेट पे डाका डाला। वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि अब वो डीनोटिफाई हुई हैं और कोई राह रास्त पे हम चढ़े हैं। 21 अप्रैल को सर हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। 21 अप्रैल को जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है उसके ऊपर तो इंसान किताब लिख सकता है, लेकिन बैलेट स्टफिंग की, प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग की ऐसा बाब रकम किया गया जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखने को मिलता। जनाब स्पीकर, ये मैं नहीं कह रहा, आप फैफिन की रिपोर्ट उठा के देखें। फैफिन कह रही है कि ये पाकिस्तान का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन था, तारीख का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन था। यहां पर जिक्र हुआ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट का, तो इन्हीं का चहेता डोनाल्ड लू जो है वो जब सेनेट में जाता है तो सेनेट में जाकर कहता है कि देयर आर डिस्क्रिपेंसीज इन द पाकिस्तानी इलेक्शन, वी हैव टेकन नोटिस। लेकिन उनका नोटिस लेने का क्या फायदा? हकीकत तो ये है कि आज भी हमारे इलेक्शनों में ये काम हो रहा है। 19 तारीख को सर मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। एक फॉर्म 47 वाला MNA जो यहाँ से मुंतखब होकर गया था, जब ट्राइब्यूनल में कहानी गई और पता लगा कि फैसला मेरे खिलाफ होने लगा है, यहाँ से भाग गया, सेनेट में चला गया। सितम ज़रीफ़ी हमारी है, उसको आपने चेयरमैन सेनेट बना दी है। आज वहां पर इलेक्शन होने जा रहा है और वहां पर भी प्री पोल रिगिंग हो रही है। लेकिन मैं जनाब स्पीकर आपको आज बता रहा हूं, इंशाअल्लाह 19 तारीख को घोड़े का निशान जीतेगा। इंशाअल्लाह 19 तारीख को इमरान खान और इमरान खान का बयानिया जीतेगा और इस फॉर्म 47 के टोले को इंशाअल्लाह हम दफन करेंगे। जनाब स्पीकर, बात होती है मफाहमत की, बात होती है रिकन्सिलिएशन की, लेकिन मैंने अक्सर कहा कि हुकूमत के कॉल और फेल में फ़र्क है। ये हमें दावत देते हैं मफाहमत की, लेकिन हकीकत सर इनकी ये है कि इन्होंने कल रात अडियाला जेल में रात 12 बजे तमाम सिक्योरिटी एहलकारों को चेंज किया, पूरे सिस्टम को चेंज किया। बंदा पूछे उसकी क्या जरूरत पड़ी? इन्होंने कहा, आपको याद होगा 2 हफ्तों के लिए पहले अडियाला जेल बंद किया गया था और हमें बताया था कि सिक्योरिटी के पेश नज़र 2 हफ्तों के लिए 7,000 कैदियों को उनके लवाहिकीन से, उनके घर से जो खाना आता था उससे, उनके जो वकला के साथ उनकी मशावरत होती थी उससे महरूम किया गया और कहा गया कि हम बीफ अप कर रहे हैं सिक्योरिटी को। मैंने तब भी ये सवाल किया था कि क्या बीफ अप हुई थी सिक्योरिटी कि महीने के बाद आपको फिर सिक्योरिटी खदशा हो गया और आपने फिर 3 दिन के लिए अडियाला जेल को बंद कर दिया। सर हकीकत ये है, मफाहमत की बात करते हैं लेकिन हरकतें इतनी पैटी हैं कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। उनको कहा गया कि आपको हम बाकियों से पहले ईद पहनाएंगे। वो सारा दिन सुबह फजर से लेके दोपहर 2 बजे तक बैठे रहे कि हमें ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त मिलेगी। ईद की नमाज पढ़ने की इनके दिल में इतनी जगह नहीं है कि किसी को ईद की नमाज पढ़ने दें, तो इन्होंने किसी से क्या मफाहमत की बात करनी है, क्या रिकन्सिलिएशन की बात करनी है? जनाब स्पीकर, आज हमारे साइफर का केस लगा हुआ था
और साइफर केस के अंदर जैसे जज साहिबान ने खुद फरमाया, आज हतमी बहस होनी थी, आज प्रोसिक्यूशन अपनी आर्ग्यूमेंट्स को खत्म करना था, तो हमें अभी पता लगा कि चीफ जस्टिस साहब की कॉज लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया है। कल रात गार्ड्स का चेंज होना, आज चीफ जस्टिस का कॉज लिस्ट को कैंसिल करना और विजिटेशन को रोकना, जेल को बंद करना, ये सब इस हुकूमत की जो इरादे हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये मफाहमत की हमारे से क्या बातें कर रही हैं। रूल ऑफ लॉ की ये बात करते हैं सर, रूल ऑफ लॉ के लिए इमरान खान साहब ने बात की। इमरान खान वो बंदा था जो आज तक कहता है कि अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, अगर इस मुल्क ने आगे जाना है, अगर आपने इस मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, अगर आपने SIFC को फाल बनाना है, तो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ आपको लाना होगा। रूल ऑफ लॉ का हाल ये है सर कि बहावलनगर में जो कुछ हुआ आपने देखा, माइट इज राइट यहां पे चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने ये देखा कि बहावलनगर में एक माइंडसेट आपको नजर आता है, एक माइंडसेट आपको नजर आता है कि I can get away with anything, I can get away with murder, और कानून को हाथ में लिया जाता है और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं एक दूसरे के आगे आमने सामने हो जाते हैं। तो रूल ऑफ लॉ की तो सर यहाँ पे ये हालात है। पोलराइजेशन की मैंने इस फ्लोर पे बड़ी बात की है सर। पिछली असेंबली में मुझे शर्फ हासिल था, मैं प्रेसिडेंट बना YPF का, और उसके ऊपर मैंने अपने एजेंडा पे रखा कि हाउस का माहौल बेहतर होना चाहिए, पोलराइजेशन कम होनी चाहिए, और आपको पता है मैंने हमेशा इस चीज़ का प्रचार किया है। हम समझते हैं सर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होनी चाहिए, हम समझते हैं कि पार्लियामान में काम होना चाहिए। आसिफ ज़रदारी साहब ने अपनी तकरीर में इसका जिक्र किया, लेकिन सर उसके लिए कोई फ्रेमवर्क बनाना होगा। ये सिर्फ तकरीरों से काम नहीं होगा, ये सिर्फ जमा तफरीक से काम नहीं होगा। हमें इसके ऊपर रियलिस्टिक स्टेप्स लेने होंगे, हमें इसके ऊपर काम करना होगा। आप हमसे बात करते हैं, हम कहते हैं हम बात करने को तैयार हैं, हम बात करने को तैयार हैं, हर जमहूरी कुव्वत से बात करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे कुछ मुतालबात हैं। मैं आखिर में आऊँगा अपने मुतालबात के ऊपर, लेकिन सबसे पहले सर हल्के के अवाम जिसने हमें यहाँ पे इलेक्ट करके भेजा है, इस मुल्क के गरीब की बात करना चाहता हूँ। अभी उमर अयूब साहब ने बात की, इस मुल्क के अंदर एनर्जी प्राइसेस की बात की, इस मुल्क के अंदर गैस की बात की। ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत IMF के आगे इस तरह बिछ गई है कि उनकी हर हाँ में हाँ मिलाई जा रही है। गैस की मद में इन्होंने सिर्फ 300% का इजाफा कर दिया। जनाब स्पीकर, आज इस मुल्क का गरीब जिसके घर में एक पंखा और एक बत्ती जलती थी, जो 1200-1500 रुपए का बिल अदा करता था, आज 6-7 हज़ार रुपए का बिल अदा कर रहा है। आज उससे जो 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी करता है, अगर वो बिजली का बिल भर ले तो अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता, और अगर बच्चों का पेट भरे तो बिजली का बिल नहीं भर सकता। तो जनाब स्पीकर, इसके ऊपर भी इनको काम करना होगा। वीट क्राइसिस, इस मुल्क के किसान के साथ इतना बड़ा उसका इस्तेहसाल हुआ है, उसको बर्बाद किया है कि आज वो बेचारा अपनी गंदम लेके सड़कों पे खड़ा है। इस हुकूमत की और इन्हीं का इलेक्टेड सेनेटर की जो नाकिस पॉलिसी थी, उसकी वजह से $1 बिलियन आप एक्सचेकर का जाया हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, हनीफ अब्बासी साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा होंगे। हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं 85 अरब रुपए का गबन किया गया, 100 रुपीज पर माउंट के ऊपर खरीद कर 4500 पे वो गंदम बेची गई। 85 अरब रुपए का गबन किया गया। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब हनीफ अब्बासी साहब इसकी बात करते हैं तो उनको जवाब ये मिलता है कि चुप हो जाओ, अगर तुमने ये बात की तो मैं भी फॉर्म 47 का पोल खोल दूंगा, शक्ल दिखाने लायक तुम नहीं रहोगे। और बात गोल हो जाती है, बात गोल हो जाती है। वो किसान जो है अपनी गंदम के साथ जो है बददुआएं निकाल रहा है सड़कों पर बैठकर, लेकिन यहाँ पे जमा तफरीक में जो है बात खत्म हो गई। जनाब स्पीकर, दोहरा म्यार चल रहा है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर एक तबका वो है जिसको रिलीफ मिल रहा है। सर मैं खत्म कर रहा हूँ बात को, ज्यादा लंबी बात नहीं है मेरी, आप मेहरबानी फरमाएं सर, फिर मुझे 45 वाला नहीं 47 वाला टाइम देते, थोड़ा बढ़ा दें, थोड़ा बढ़ा दें। थैंक यू सर। सर जरूर लीजिएगा, अपनी बारी पे लीजिएगा सर, जरूर सर। अब्बासी साहब को जरूर टाइम दीजिएगा और इनसे पूछिएगा ये फ्लोर। सर आपको टाइम मिलेगा, आप बात सर आप जारी रखें, टाइम मिलेगा सर, जरूर जरूर सर, जरूर टाइम। नो क्रॉस टॉक, आप बात करें, मैं तो चेयर से बात खत्म करें सर। सर मैं खुद चाहता हूं कि आप इनको टाइम दें और ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताएं कि ये जो मकालमा हुआ है इसमें कितनी हकीकत है और कितनी सदाकत है। सर जी, दोहरा म्यार, टाइम मिलेगा सर,
दोहरा म्यार है सर। एक तबका इस मुल्क में वो है जिसको लंदन से बुला बुला के उसके केसेस को खत्म किया जाता है। एक तबका इस मुल्क में वो है जिसको एयरपोर्ट पर जाके बायोमेट्रिक्स कराई जाती हैं, और एक वो शख्स है जो 4 गोलियों के साथ लंगड़ाता हुआ जिसको जेल में जिसको कोर्ट में जाना पड़ता है, जिसको कोर्ट के अहाते से घसीट के बाहर निकाला जाता है। तो सर ये दोहरा म्यार इस मुल्क में नहीं चल सकता कि एक के लिए एक म्यार हो, दूसरे के लिए दूसरा म्यार हो। सर यहाँ पर बात हुई अदलिया की आज़ादी की। सर ये एक पॉइंट है जिस पे आप, मैं और इस ऐवान का हर मेंबर जो है इनकार नहीं करेगा कि जो इस मुल्क की जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सर 6 जजों ने खत लिखा। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल भी ये मुतालबा था, आज भी ये मुतालबा है, नथिंग शॉर्ट ऑफ अ फुल कोर्ट। फुल कोर्ट को इसके ऊपर तहकीकात करनी चाहिए, और रहती कसरत जो है सर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कल निकाल दी। उन्होंने, मेरे समझने में जस्टिस बाबर सत्तार एक बहुत क्रेडिबल और एक बहुत अपराइट जज हैं, और अगर वो खत लिखकर कह रहे हैं कि मुझे कॉलें आती हैं, आला जो है अफसरान की कॉलें आती हैं और मुझे कहा जाता है पीछे हट जाओ, तो सर अब इस मुल्क में वक्त आ गया है कि अगर हम वाकई रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, अगर हम वाकई जमहूरियत की बात करते हैं, अगर हम वाकई ही इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं, तो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सर मीडिया और सोशल मीडिया की सेंसरशिप का बैन हुआ, यहाँ पर सदर साहब ने भी इसकी बात की, तो सर आज भी इस मुल्क में एक्स बैन है। आज भी इस मुल्क में, हम बताना तो चाह रहे हैं हम 21वीं सदी का मुल्क है, लेकिन हमारे मुल्क में सोशल मीडिया पे बैन किया जा रहा है। थैंक यू सर, मैं सर खत वाइंड अप कर रहा हूं, लिटरली 2 सेकंड में वाइंड अप कर रहा हूं। सर मैं यहां पर एक स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम का। सर जब हम पाबंद सिलासिल थे या जब हम जला वतनी में थे, हमारी कैंपेन्स जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीमों ने चलाई। इमरान खान साहब का बयानिया उन्होंने घर घर पहुंचाया, और ये गलत नहीं होगा मेरा कहना कि आज अगर मैं इस ऐवान का हिस्सा हूं, आज अगर मुल्तान के ऐवान ने मुझे मुंतखब करके इस ऐवान में भेजा है, तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा हमारी सोशल मीडिया टीम्स का भी है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सर मैं वाइंड अप कर रहा हूं अपनी बात को। आखिर में जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि जब मैं पहली दफ़ा इस हाउस में आया था, तो मैंने ये बात की थी कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक क्रेडिबल और एक कॉम्पिटेंट अपोजिशन का रोल अदा करेगी, और हम तनकीद बराए इस्लाह करेंगे, हम सिर्फ इन पे जुमले नहीं कसेंगे। तो मैं सर वही बात कर रहा हूँ, 3 मुतालबात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। सर पहला मुतालबा, हमारे कायद को, इमरान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को और दीगर असीरान को फिल फौर रिहा करना है। अगर आप इस मुल्क में वाकई ही मफाहमत की बात कर रहे हैं, अगर आप वाकई ही रिकन्सिलिएशन के बारे में सीरियस हैं, तो आपको हमारे कायदीन को, जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के अंदर आज पाबंद सिलासिल है, आपको उनको रिहा करना होगा। सर दूसरी बात, आपको एक कमीशन बनानी होगी। 8 फरवरी को जो हमारा मैंडेट पे डाका डला है, उसका सदेबाब करना होगा। जब तक, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब जब खड़े हुए, उन्होंने ये बात की कि मैं जब इस ऐवान में आया तो मेरा ख्याल था कि ये कहानी खत्म हो जाएगी, और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि जब मैं अगली दफा इस ऐवान में आऊंगा तो कम से कम इलेक्शंस मुतनाज़ा नहीं होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपनी ओपनिंग स्पीच दी हाउस में, उन्होंने भी ये कहा कि जो है इसके ऊपर कमीशन बननी चाहिए और बात होनी चाहिए। DGISPR ने अब ये बात कर दी है, मैं वेलकम करता हूँ DGISPR की बात को। इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए, इसका सदेबाब होना चाहिए। सर 9 मई के ऊपर कमीशन बनना चाहिए। हमने हमेशा कहा जो लोग 9 मई में मुलव्वस हैं उनको, आखिरी सर 30 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूँ, जो 9 मई में मुलव्वस हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएं, लाएं, उनके खिलाफ सबूत करें, उनको प्रोसिक्यूट। लेकिन जो हजारों लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, खवातीन को, नौजवानों को आप लोगों ने पाबंद सिलासिल रखा हुआ है, इसका भी जिक्र वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में किया था, और उन्होंने कहा था कि जिनके खिलाफ कोई केस, कोई सबूत नहीं है, उनको फिल फौर रिहा होना चाहिए। सर इसी के साथ साथ माफी की बात की गई। सर माफी मांगनी चाहिए। सर माफी वो मांगता है जिसका जुर्म साबित हुआ होता है। हमारे ऊपर आपने अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं किया, हम किस चीज की माफी मांगे? ठीक है, हाँ, लेकिन हमारे, बस अब कुरैशी साहब का माइक खोलें। हमारे साथ सर 30 सेकंड वाइंड अप सर प्लीज। चले सर, आपके वाले 10 सेकंड। हमारे साथ सर ज्यादती हुई है, हमारे घरों को चादर 4 दीवारी को पामाल किया गया है, झूठे पर्चे किए गए हैं, हमारे कायदीन को, कारकुनान को जेलों में रखा गया है। हमारे से कौन माफी मांगेगा जनाब स्पीकर? इसकी भी बात करें। अगर मुझे आखिरी बात करने की इजाजत दे दें, फिर मैं रैप अप कर रहा हूं। यहां पर सर बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन, एक काबीना के मेंबर
ने जिस किस्म की गुफ्तगू यहां की, स्पीकर साहब अगर बैठे होते तो मैं उनसे ये सवाल करता कि वो मुझे कहते थे कि जी पार्लियामेंट्री लीडर्स का काम है कि वो पार्लियामेंट के अंदर अच्छा माहौल पैदा करें, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि पार्लियामेंट्री लीडर की ही स्पीच ने माहौल ख़राब किया। और उन्होंने मेरे समझने में, मैंने बड़ा सोचा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे ये लगता है कि क्योंकि इतनी पस्ती का शिकार हो गए हैं, क्योंकि फॉर्म 47 के ऊपर रेहाना डार से हारने के बाद इतना बुरा हाल हो गया है कि उसके लिए ये मेकअप था, ये मेकअप हो रहा था। शुक्रिया, बस अब हो गया, अब हो गया। प्लीज प्लीज कुरैशी साहब, हो गया बस अब। डॉक्टर शाइस्ता खान जदून साहिबा, बैठे। आप इतने सीनियर ऑनरेबल मेंबर हैं, ये अभी डिस्कशन चल रहा है, आपको मौका मिलेगा ना, आपका बजट स्पीच में आपको मौका मिलेगा। हनीफ अब्बासी साहब प्लीज प्लीज तशरीफ रखें, आपके मेंबर बोले, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ रखें। अब वो हाउस नहीं चला रहे ना, आप तशरीफ रखें, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ रखें प्लीज, आपको मौका मिलेगा हनीफ अब्बासी साहब, आपकी ऑनरेबल मेंबर बोलना चाह रही हैं। बैठे, माहौल को सही रहने देना। मेरा हक दे, मैं अपने लीडर को देना चाहूंगी, आपको देता हूं, मेरे लीडर को दे। आपको मौका देता हूं हनीफ अब्बासी साहब, तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। जी मैडम बोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत एक मिनट मैडम, 1 मिनट 30 सेकेंड्स प्लीज सर, प्लीज कुरैशी साहब। भाई ये तुम्हारे ज़ैन कुरैशी साहब का माइक खुले। सर जी, थैंक यू जनाब स्पीकर। सर ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपके नूर आलम साहब, सर अगर आप बुरवाना मनाए तो सर। आलम साहब इधर बैठ जाओ, कल बोले। माशाल्लाह 6 फुट 4 आपका कद है, मेरे आगे खड़े हैं, तशरीफ ले। सर ये मैं, आई एम वाइंडिंग अप सर, ये मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद हामिद मीर के शो में कहा कि 2018 में भी उनको सीट तोहफे में मिली थी। आप हामिद मीर के शो की रिकॉर्डिंग निकालें, वो कह रहे हैं कि 18 में मेरा रिजल्ट सही नहीं आ रहा था, मैंने जनरल किया और जनरल बाजवा ने मुझे टेक्स्ट करके कहा डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके। और उसके बाद उनको 18 में भी टिकट मिली और उनको 24 में भी आपको पता है कैसे मिली है। उनका हमें जमहूरियत पे भाषण देना सर नहीं बनता। सर ठीक है, थैंक यू। आखिरी बात सर, आखिरी बात आप 30 सेकंड आपने दिए ना सर, 30 सेकंड तो देखें सर। आखिरी बात मैं करके खत्म कर रहा हूं सर। ख्वाजा साहब ने मेरे लीडर के ऊपर जुमले कसे, मेरे लीडर के दादा के ऊपर जुमले कसे, लेकिन उनको अपने गिरेमान में भी झांक कर देखना चाहिए। जनाब के वालिद साहब मजलिस शूरा में जो है स्पीकर थे और उस वक्त जनाब भी थैंक यू डॉक्टर शाइस्ता जदून साहिबा।